अब आज का जो हमारा टॉपिक है ये क्या है, लिखा है रासायनिक समन्वय और एकीकरण। अब रासायनिक समन्वय, अब इससे आप क्या समझ रहे हो? हमारे शरीर में कोई रासायनिक पदार्थ स्रावित होते हैं जो हमारे अंदर क्या करते हैं, विभिन्न जैविक क्रियाओं को पूरा करने में सहायक होते हैं। देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, जैविक क्रिया शब्द बोल रही हूँ क्योंकि हमारे मेटाबॉलिज्म को, उपापचयी क्रियाओं को तो प्रभावित नहीं करेंगे, जैसे खाने पीने, सांस लेने, उत्सर्जन में तो खैर इनडायरेक्टली रूप से प्रभावित करेंगे यूरिन फॉर्मेशन को, लेकिन रासायनिक पदार्थ स्रावित होते हैं। इन रासायनिक पदार्थों को हम किस रूप में जानते हैं? हार्मोन शब्द बार बार उपयोग होता है, ठीक है। अब ये हार्मोन के जो कैरेक्टर है, सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि ये कहाँ से स्रावित होते हैं। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। 3 तरह की ग्रंथियाँ होती हैं। देखिए, पहली होती है बहिस्रावी ग्रंथियाँ। इसका हमने कब यूज़ किया है? पाचन तंत्र पढ़ा है, उसमें बार बार जिक्र आया था। फिर और भी कई सारी ग्रंथियाँ हैं। इसके बाद अगली ग्रंथि है अंतःस्रावी ग्रंथि, या इसका एक और नाम है नलिका विहीन ग्रंथि, ठीक। फिर तीसरी होती है मिश्रित ग्रंथियाँ, यानी हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए जो रासायनिक पदार्थ स्रावित होते हैं, जिनको हम हार्मोन कहते हैं। हार्मोन का मतलब क्या है? उत्तेजित करने वाला। हार्मोन शब्द की खोज 1905 में किसने की थी? स्टार्लिंग ने, ठीक। अब देखो, ये जो हार्मोन है ये 3 कैटेगरी में बांटा हमने। अब हार्मोन जनरली अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं और इनको नलिका विहीन कहा गया, जबकि बहिस्रावी ग्रंथियाँ क्या है? ये भी ग्रंथि के रूप में ही होती है, हमारे शरीर के अंदर ही होती है, लेकिन इनकी स्वयं की नलिका होती है। ये नलिका युक्त ग्रंथि होती है, ये नलिका विहीन ग्रंथि होती है। इसलिए इनका स्राव हमारे शरीर के बाहर आता है, क्योंकि खुद की नली है, उसके द्वारा बाहर आएगा। क्या आप बताएंगे हमारे शरीर में कौन कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी ग्रंथि होती है? यकृत, ठीक, और अश्रु ग्रंथियाँ, तेल ग्रंथियाँ, मेमरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथियाँ, जो फीमेल में जब शिशु का पोषण होता है उस समय दुग्ध का निर्माण होता है और वो बॉडी से बाहर ही आता है। तो ये ग्रंथियाँ जो होती बॉडी के अंदर है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इनका जो भी स्राव है इनकी स्वयं की नलिका के द्वारा क्या होता है? शरीर से बाहर आता है। जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ खुद की कोई नलिका नहीं है, इसलिए इनका स्राव बनेगा, लेकिन कहाँ जाके मिलेगा? रक्त में। क्योंकि रक्त ही है जो पूरे शरीर में फ्लो होता रहता है, तो ये रक्त के साथ वो हार्मोन जो इनके अंदर बनेगा, जो रासायनिक पदार्थ बनेगा, वो संबंधित अंग तक पहुँचेगा, उसको कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा, ठीक है। और इसके बाद एक ग्रंथि होती है मिश्रित ग्रंथि। कौन होता है मिश्रित ग्रंथि में? है लार तो वही है, बहिस्रावी है, ठीक। यहाँ होता है, हमने बार बार पढ़ा है, अग्नाशय। अग्नाशय के द्वारा पाचक रस भी स्रावित हो रहा है और इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, ये हार्मोन स्रावित हो रहे हैं, तरह की सांद्रता को नियंत्रित करते हैं, ठीक। इसके अलावा गोनेड्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इनके द्वारा भी जो हार्मोन बनते हैं वो बॉडी के अंदर भी रक्त में मिलकर जो भी उनके कार्य हैं वो कर रहे हैं, और जब आवश्यकता होती है तो इनसे जो स्राव निकलता है वो बॉडी के बाहर भी आता है। इसलिए इनको कहाँ रखा गया है? मिश्रित ग्रंथि की श्रेणी में रखा गया है। अब इसके बाद सामान्य कोई परीक्षा में नहीं आता है, लेकिन हम हार्मोन पढ़ रहे हैं
तो हमके उसके बारे में सामान्य जानकारी होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया, ये इसका मीनिंग हो गया। मतलब हार्मोन के विशिष्ट लक्षण 2 नंबर में भी आ सकता है, बाकी इतना सरल कभी आता नहीं है, भूल जाओ। ठीक, अब देखो, सबसे पहले रासायनिक दृष्टि से हार्मोन क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो पेप्टाइड, स्टीराइड, प्रोटीन या एमिनो एसिड के रूप में होते हैं। ठीक, दूसरा लिखा हार्मोन की, जैसे आप उत्प्रेरक के बारे में केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि इनकी अल्प मात्रा, सूक्ष्म मात्रा ही आवश्यकता होती है। हार्मोन, एंजाइम, उत्प्रेरक तीनों का फंक्शन एक ही है। ठीक, तीनों की ही अल्प मात्रा आवश्यक होती है। यूँ नहीं के बहुत सारा, लेकिन खाना नहीं है। अल्प मात्रा है तो ही वो सही कार्य करेंगे, कम है तो भी वो कार्य नहीं होगा, ज़्यादा है तो भी वो कार्य नहीं होगा, बल्कि और विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं और रोग उत्पन्न होंगे। ठीक, इसके बाद इनकी न्यून सांद्रता आवश्यक होती है और ये लगातार संबंधित ग्रंथि से विसरित होते रहते हैं, लगातार बन रहे हैं और इनका कार्य जैसे ही समाप्त होगा, संबंधित ग्रंथि उस हार्मोन का स्रावण बंद कर देगी। ये प्रक्रिया होती है पुनर्निवेशन प्रक्रिया, समझाएंगे आपको बाद में। फिलहाल आवश्यकता पड़ने पर इनका स्राव होता है और जिस अंग को ये प्रभावित करते हैं वो अंग क्या कहलाता है? लक्ष्य अंग कहलाता है। कार्य समाप्ति पर इनका निर्माण बंद हो जाता है, ये विघटित हो जाते हैं और उत्सर्जन तंत्र के द्वारा बॉडी से बाहर कर दिए जाते हैं। इसके बाद हार्मोन विशिष्ट नहीं होते हैं, जबकि एंजाइम में हम लिखते हैं एंजाइम विशिष्ट होते हैं। जिस एंजाइम का जो काम है वो ही होता है, जबकि ये क्या है? विशिष्ट नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम ह्यूमन बीइंग है, प्रकृति के सर्वोच्च जीव है, ऐसा माना जाता है। अब गाय, कुत्ता, बैल, भेड़िया, जितने भी जीव हैं उनमें भी जिस हार्मोन हमारे अंदर जो काम कर रहा है उनके अंदर भी क्या होगा? वो हार्मोन वो ही कार्य करेगा। यूँ नहीं कि हमारे हार्मोन अलग ने जानवरों के अलग, सेम रहते हैं। इसलिए हमने लिखा कि हार्मोन विशिष्ट नहीं होते हैं। फिर इसके बारे में हमने बात करी ली कि ये उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं? उनकी क्रियाशीलता को ही कंट्रोल करते हैं। ठीक, और अगला, इन हार्मोन का आनुवंशिकी या आनुवंशिकता से कोई संबंध नहीं होता है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीव में स्रावित हुए, काम हुआ, खत्म हो गए, बॉडी से बाहर हो गए। ये कोई बॉडी के अंदर है तो यूं नहीं के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचेंगे। तो आज हमने ये हार्मोन के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करी। ठीक है।